नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 एमसीक्यूज डेली सीरीज पार्ट 8 के अंदर। आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खिलौनों की अवस्था। तो इसमें हमारा विकल्प एक से ही हो जाएगा, समूह में रहने की अवस्था, क्योंकि जो समूह में रहने की अवस्था है वो बाल्यावस्था की विशेषता है और ये पूर्व बाल्यावस्था के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब है पूर्व बाल्यावस्था में कुछ गुण शेष अवस्था के शामिल है। इस हिसाब से शेष अवस्था में अनुकरण करने की अवस्था होती है, प्रश्न भी करता है बालक, जिज्ञासा का समाधान, और खिलौनों की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। इस हिसाब से पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। विकल्प एक, समूह में रहने की अवस्था, वो बाल्यावस्था की विशेषता होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन है वो विकास के संदर्भ में सही नहीं है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के जो प्रतिमान हैं उनकी कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा। विकास के विभिन्न क्षेत्र में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, ये कथन गलत है। बाकी वाले तीनों कथन है वो विकास के संदर्भ में सही है। विकास के कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी भी की जा सकती है और विकास वंशानुगत क्षमताओं का विकास भी करता है, और प्रारंभिक विकास है वो बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं और यहाँ पर नहीं होते हैं। इस हिसाब से हमारा विकल्प 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास के बारे में क्या सही नहीं है। विकास के बारे में क्या सही नहीं है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हुए यह प्रश्न लेकर कि ऊपर प्रश्न में विकास लिखा और नीचे अभिवृद्धि के विकल्प मिल रहे हैं, क्योंकि विकास एक समग्र अवधारणा है, इसके अंदर अभिवृद्धि शामिल है, इसलिए ये ऊपर विकास लेकर के नीचे अभिवृद्धि के बारे में पूछ सकता है। तो इसमें हमारा विकास के बारे में सही कथन नहीं पूछ रहा है, तो विकल्प 4 हो जाएगा, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जबकि सिर्फ और सिर्फ विकास होता है जो गुणात्मक होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। बाकी वाले तीनों अभिवृद्धि या विकास के बारे में सही है कि अभिवृद्धि शारीरिक होती है, मात्रात्मक होती है और मापनीय होती है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदीपेशी अवस्था। ये चारों ही पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था है और इसमें हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था संवेदीपेशी अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, और चौथी अवस्था है वो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से 15 वर्ष की आयु तक है। तो इसमें हमारा विकल्प 3 से हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बालक मूर्त या वास्तविक चिंतन करता है। वास्तविक चिंतन जिसे हम तार्किक भी कह सकते हैं, और तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऊपर हमने मूर्त पढ़ा है, अब अमूर्त पूछ रहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। औपचारिक क्रियात्मक, संवेदीपेशी, पूर्व शक्ति, मूर्त संक्रियात्मक। तो इसमें हमारा विकल्प 1 सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो पियाजे की चौथी अवस्था है 11 वर्ष से लगा करके 15 वर्ष की आयु तक, जिसमें बच्चा है वो अमूर्त तार्किक चिंतन करता है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक है, वो बच्चों के सीखने के अंदर अधिगम में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। आनुवंशिकता, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा, सामाजिक, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत भी दिया है, इसलिए वो सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है,
समूह का चयन कीजिए। जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि। इसमें हमें क्या है, सीक्वेंस में जमाना है, कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम। जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली। अगला विकल्प है मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रतिभाशाली। और चौथा विकल्प हो जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो इसमें हम जब कम से अधिक की ओर जमाएंगे तो विकल्प 2 से ही हो जाएगा। सबसे पहले जड़ बुद्धि आएगी, उसके बाद में उससे जो उच्च बुद्धि वाला होगा उसे हम मंद बुद्धि कहेंगे, उच्च बुद्धि से श्रेष्ठ होगा उसे हम श्रेष्ठ उच्च बुद्धि कहेंगे, और जिसमें सबसे ज़्यादा आईक्यू होगा उसे प्रतिभाशाली कहेंगे। यहाँ पर टर्मन का वर्गीकरण के बारे में पूछ रहा है, तो टर्मन ने वर्गीकरण किया, उसमें कम से कम 25 या 25 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वो जड़ बुद्धि कहलाएगा, और 25 से 49 तक जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वो मूर्ख बुद्धि कहलाएगा, और 50 से 69 जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वो अल्प बुद्धि कहलाएगा, 70 से 79 जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वो क्षीण बुद्धि या हीन बुद्धि कहलाएगा, और 80 से 89 या 89 जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वो मंद बुद्धि वाला कहलाएगा, और 90 से 99 जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वो निम्न सामान्य बुद्धि कहलाएगा, और 100 से 109 जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वो उच्च सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाएगा। और इन दोनों को 90 से 99 और 100 से 109 अर्थात 90 से 109 तक की जो बुद्धि लब्धि वाले बालक है उनको औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक भी टर्मन ने बताया है, और 110 से 119 के मध्य प्रखर या श्रेष्ठ बुद्धि होगी, 120 से 129 के मध्य उत्कृष्ट बुद्धि जिसे हम सुपीरियर कहते हैं, और 130 से 139 के मध्य अति उत्कृष्ट वेरी सुपीरियर, और 140 से ज़्यादा जिसकी बुद्धि लब्धि होगी उसे हम प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। इस वर्गीकरण के अनुसार विकल्प 2 है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण की उच्च योग्यता रखता है, उच्च होगा। एक व्यक्ति है जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण की उच्च योग्यता रखता है तो उसका उच्च क्या होगा, EQ, IQ, MQ या PQ। तो इसमें हमारा विकल्प 1 सही हो जाएगा, EQ, भावात्मक गुणक जिसे कहते हैं इमोशनल कोशेंट कहते हैं। आप बिल्कुल भी इसमें IQ नहीं करें क्योंकि IQ है वो बुद्धि लब्धि हो जाएगा, इंटेलिजेंट क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें संपूर्ण योग्यता होगी, लेकिन ये सिर्फ संवेगों की बात कर रहा है इसलिए संवेगात्मक गुणक होगा, इमोशनल कोशेंट हो जाएगा, विकल्प 1 से हो जाएगा EQ। अगला प्रश्न है, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि बालक कहते हैं, यह कथन है। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम है उसको मंद बुद्धि बालक कहते हैं, यह कथन किसका है, क्रोनक्रो का, स्किनर का, प्लेटो का या जॉन ड्यूवी का या डूवी का। तो इसमें हमारा विकल्प 1 से हो जाएगा। क्रो ने ये बताया है कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि है वो 70 से कम होती है उसे मंद बुद्धि कहते हैं। अगर इसकी जगह टर्मन का पूछ लेता तो वो 80 से 89 के मध्य होती। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है। बुद्धि परीक्षण है उसकी उपयोगिता क्या है, बालकों का वर्गीकरण, पाठ्यक्रम चुनाव में, बालकों की क्षमता, उपयुक्त सभी। तो इसमें विकल्प 4 से हो जाएगा। बुद्धि लब्धि की उपयोगिता उपयुक्त सभी है जिसमें हम पाठ्यक्रम का भी चुनाव करने में बुद्धि लब्धि की सहायता लेते हैं, वर्गीकरण करने में और बालकों की क्षमताओं का पता लगाने में। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के बुद्धि के त्रितत्व के सिद्धांत में तीसरा तत्व है। इसमें स्पीयरमैन ने 1904 के अंदर बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया और वापस 1911 के अंदर बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत दिया। अब ये पूछ रहा है कि स्पीयरमैन के बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में तीसरा तत्व कौन सा है, समूह तत्व, विशिष्ट तत्व, सामान्य तत्व या कोई नहीं। तो इसमें विकल्प 1 सही हो जाएगा, समूह तत्व। जब 1904 में स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत दिया तो उसमें केवल 2 ही तत्व थे, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व, जनरल और स्पेसिफिक। सामान्य तत्व है वो स्थानांतरित होते हैं और विशिष्ट तत्व स्थानांतरित नहीं होते। लेकिन 1911 में स्किनर ने एक नया सिद्धांत दिया जिसमें 3 तत्वों को शामिल किया, जिसमें तीसरा तत्व था समूह तत्व। समूह तत्व विशिष्ट तत्व और सामान्य तत्व दोनों को मिला करके बनाया गया था, मिश्रित था। अगला प्रश्न है, एक बालक जिसकी दृश्य संसार का शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा। एक बालक है जिसकी दृश्य संसार का शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा। भाषात्मक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो इसमें विकल्प 3 से हो जाएगा, स्थानिक
बुद्धि। स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत हम मूर्त रूप से जिसको कह सकते हैं, जैसे मूर्तिकार है, चित्रकार है, वस्तुकार है, जो सोच रहा है या फिर जो दृश्य है अपने मस्तिष्क में चल रहा है उसको वास्तव में डालने के लिए, उसको मूर्त बनाने के लिए, उसको वास्तविक बनाने के लिए उसकी बुद्धि लब्धि अधिक है, तो इस हिसाब से स्थानिक बुद्धि हो जाएगी। अगर भाषात्मक बुद्धि होती तो वो भाषा से संबंधित नहीं है हमारा। संगीतात्मक बुद्धि संगीत से संबंधित होती और अंतरा व्यक्तियों से संबंधित होती। तो इसमें विकल्प 3 से हो जाएगा स्थानिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? निम्न में से कौन सी अक्षमता है वो केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि? तो इसमें विकल्प 4 से हो जाएगा। मंद बुद्धि है वो केवल और केवल जन्मजात होती है। बाकी वाले सभी है वो दृष्टि दोष है, श्रवण दोष है, मूक बधिर है, वो जन्म के बाद भी बालक हो सकता है किसी रोग, चोट या दुर्घटना के माध्यम से। जबकि मंद बुद्धि है वो सिर्फ और सिर्फ जन्मजात होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। एक बालक है वो प्रतिभाशाली या मेधावी है, उसका संकेत नहीं है। विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। तो इसमें विकल्प 2 सही हो जाएगा। दूसरों के साथ लड़ना है वो प्रतिभाशाली का संकेत नहीं है। विचारों में सृजनात्मकता, प्रतिभाशाली के साथ क्रिएटिविटी होनी चाहिए प्रतिभाशाली बालक में। अभिव्यक्ति में अनूठापन अर्थात एक अच्छी अभिव्यक्ति, और कौतूहल, जिज्ञासा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन? तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन है। हालांकि सृजनात्मकता अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन दोनों से संबंधित है, लेकिन जब दोनों विकल्प में साथ मिले तो हम अपसारी चिंतन का चुनाव करेंगे। अपसारी चिंतन के अंतर्गत बालक विकेंद्रित चिंतन करता है और अभिसारी चिंतन के अंतर्गत बालक केंद्रित चिंतन करता है। विकेंद्रित अर्थात एक समस्या के एक से अधिक हल खोजता है बालक, तो वो सृजनात्मकता हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी? तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। जो बालक अपसारी, ऊपर भी हमने पढ़ा है, विकेंद्रित चिंतन करेगा वही सृजनात्मक होगा और वही प्रतिभाशाली बालक होगा। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, उपरोक्त सभी? तो इसमें विकल्प 2 सही हो जाएगा। श्रवण बाधित अर्थात जो बच्चे सुनने में कमजोर है या फिर सुन नहीं सकते, उनको हम कैसे पढ़ा सकते हैं? तो उनको पढ़ाने की विधि होगी सांकेतिक भाषा, उनको हम संकेत के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। ब्रेल लिपि है वो नेत्रहीन बच्चों के लिए है, और यंत्र हालांकि कम श्रवण बाधिता होती है तो हम यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब पूर्णतः श्रवण बाधिता हो तो हम सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही पढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यकता है। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यकता है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही हो जाएगा। सृजनात्मक उत्तर के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए। एक बालक है, सृजनात्मकता के बालक को अगर हमें मापन करना है तो उसे स्वतंत्र रूप से किसी समस्या के बारे में अपने विचार रखने के लिए प्रेरित करना होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, हम जानते हैं, जो पूर्ण होती है विद्यालय में, समाज में, परिवार में, सभी में। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से हो जाएगा, सभी में। अधिगम है वो बालक कहीं से भी कर सकता है, विद्यालय में औपचारिक अधिगम करता है, समाज परिवार अनौपचारिक। इस हिसाब से अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो विद्यालय, समाज और परिवार सभी में निष्पादित होती है। अगला प्रश्न है, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है। परिपक्वता मैच्योरिटी, उसका दूसरा नाम है क्षमता का विकास, बढ़ती आयु, शारीरिक विकास, अधिगम पूरा होना। तो इसमें हमारा विकल्प 1 से हो जाएगा, क्षमता का विकास। बालक के अंदर क्षमता का, एबिलिटी का विकास हो जाना। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक थोर्नडाइक के अधिगम में सुमेलित नहीं है? थोर्नडाइक ने अपना जो अधिगम का सिद्धांत दिया है, उद्दीपन अनुक्रिया, उसके जो तत्व बताए हैं या कारक बताए हैं उसमें से कौन सा नहीं है? तत्परता, अभ्यास, गुणवत्ता या प्रभाव? तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा। गुणवत्ता थोर्नडाइक ने अपने मुख्य नियमों के अंतर्गत नहीं बताया है, बाकी वाले तत्परता, अभ्यास और प्रभाव ये थोर्नडाइक ने अपने अधिगम के सिद्धांत के 3 मुख्य नियम बताए हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है।
अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है। हम जानते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 3 कारक होते हैं, शिक्षक से संबंधित, शिक्षार्थी से संबंधित और विषय वस्तु और वातावरण से संबंधित। अब ये शिक्षक से संबंधित कारक पूछ रहा है, जिसमें विकल्प 1 है इच्छा शक्ति, विकल्प 2 अभ्यास, विकल्प 3 है ज्ञात से अज्ञात, विकल्प 4 है प्रस्तुतिकरण। तो ये शिक्षक से संबंधित पूछ रहा है, इसलिए इसमें प्रेजेंटेशन हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण, एक शिक्षक अपने पाठ का प्रस्तुत किस प्रकार से कर रहा है कक्षा में, वो शिक्षक से संबंधित कारक हो जाएगा। इच्छा शक्ति अर्थात अभिप्रेरणा, वो छात्रों से संबंधित है। अभ्यास भी छात्र ही करेंगे। और ज्ञात से अज्ञात, ये विषय वस्तु से संबंधित है। तो इसमें शिक्षक से संबंधित विकल्प 4 प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो इसमें हम विकल्प 4 करेंगे, किशोरावस्था। आप बिल्कुल भी भ्रमित न हुए प्रौढ़ावस्था करके, क्योंकि ये बाल विकास से संबंधित, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं हम, और इसमें किशोरावस्था ही उच्चतम अवस्था हमारे अध्ययन की है। इस हिसाब से किशोरावस्था तक आते आते बालकों में या फिर विचारों में परिपक्वता आ जाती है। तो विकल्प 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम का मुख्य नियम है बहुप्रतिक्रिया, आत्मीकरण, अभ्यास या साहचर्य परिवर्तन। ये थॉर्नडाइक के नियम, अधिगम सिद्धांत से संबंधित जो 3 प्रकार के मुख्य नियम बताए हैं उससे संबंधित प्रश्न है। बहुप्रतिक्रिया थॉर्नडाइक का गौण नियम था, आत्मीकरण गौण नियम था, अभ्यास का नियम है विकल्प 3 है वो सही आंसर हो जाएगा। अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक का एक मुख्य नियम है। अगला प्रश्न है, विज्ञान विषय के शिक्षक को समस्या के कारण का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करना चाहिए? एक विज्ञान विषय का शिक्षक है, उसको अपने छात्रों की समस्याओं का पता लगाना है, तो उसे कौन सा परीक्षण करना चाहिए? प्रयोगात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण या मूल्यांकन परीक्षण? तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। आप बिल्कुल भी भ्रमित न हो, विज्ञान विषय देख करके प्रयोगात्मक परीक्षण कभी भी नहीं करें, क्योंकि अगर छात्रों की समस्या का पता लगाना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही परीक्षण होता है, वो होता है निदानात्मक परीक्षण। और वापस से उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो शिक्षण करवाया जाता है उसे उपचारात्मक परीक्षण या उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो इसमें हमारा विकल्प 2 निदानात्मक परीक्षण सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक को अपने छात्रों के समक्ष उसके इस तरह अनुकूल नई नई योजनाएं तथा नए तरीके सुझाने चाहिए। एक शिक्षक को अपने छात्रों के समक्ष उनके स्तर के अनुकूल नई नई योजनाएं एवं नए नए तरीके सुझाने चाहिए। निरर्थक प्रयत्न करना है, इसकी पहल तो करनी ही चाहिए, कभी कभी ऐसा करना चाहिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही हो जाएगा, इसकी पहल तो करनी ही चाहिए, क्योंकि शैक्षिक नवाचार ही उत्तम शिक्षा का माध्यम है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा है वो आर्ट एजुकेशन है, उसको विद्यालय में जोड़ा गया और इसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत को बचाना, मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, और विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों ही। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों ही सही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कला शिक्षा को विद्यालय जोड़ने से उद्देश्य है वो सांस्कृतिक विरासत को बचाना है और साथ में बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास भी करना है। अगला प्रश्न है, बार बार परीक्षण के बाद भी जब अंकों में स्थायित्व होता है तो उसे कहते हैं। जब एक परीक्षण को बार बार करते हैं फिर भी अंकों में स्थायित्व है, अर्थात अंक बदल नहीं रहे हैं, समान अंक आ रहे हैं, तो उसे कहते हैं विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता या वस्तुनिष्ठता। तो इसमें हमारा विकल्प 1 सही हो जाएगा, विश्वसनीयता। बार बार परीक्षण करता है, मान लो एक उत्तर पुस्तिका को 1 से अधिक शिक्षक जांच रहे हैं फिर भी बार बार अंक वही रहते हैं, अंकों में स्थायित्व है, इसका मतलब है हमारा परीक्षण विश्वसनीय है। वैधता का अर्थ, हम जिस विषय का या फिर जिस विषय वस्तु का परीक्षण कर रहे हैं तो हमारा परीक्षण उसके लिए ही उपयुक्त है, केवल उसी का परीक्षण कर रहा है तो वो वैध हो जाएगा। और व्यापकता अर्थात उसमें सभी जो गुणों का बालक परीक्षण कर रहा है तो वो व्यापक हो जाएगा। और वस्तुनिष्ठता यानी एक निश्चित प्रश्न का एक निश्चित उत्तर ही वस्तुनिष्ठता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मूल्यांकन में सभी कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन होता है? किस प्रकार के मूल्यांकन में सभी कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन होता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या कोई नहीं? तो इसमें हमारा विकल्प 2 से हो जाएगा, योगात्मक मूल्यांकन है, समेटिव असेसमेंट है, इसके अंतर्गत सभी प्रकार की कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन होता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, सीसीई, निर्माणात्मक, योगात्मक या मानक? तो इसमें हमारा
विकल्प 4 सही हो जाएगा। मानक है वो मूल्यांकन का कोई प्रकार नहीं है, बाकी वाले सभी मूल्यांकन के प्रकार है। CCE जिसे कंटिन्यूज एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, निर्माणात्मक, रचनात्मक और योगात्मक है वो सबमिटिव असेसमेंट हो जाएगा। ये थे आज के हमारे